नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच पिछले 22 घंटे से बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा जारी है। सूत्रों की माने तो इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी की जांच को लेकर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। इनकम टैक्स की ये रेड मंगलवार को तकरीबन 12 बजे से शुरू हुई थी। आयकर की टीम के रेड पर बीबीसी ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग का सर्वे बुधवार को भी जारी रहा। आईटी की टीम 2012 से लेकर अब तक के खाते खंगाल रही है। इस बीच बीबीसी ने अपने सभी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट को ऑफिस आने को कहा। मंगलवार को जिन कर्मचारियों के कंप्यूटर नहीं जांचे गए थे, उन्हें भी दफ्तर बुलाया गया है। आयकर विभाग ने बीबीसी कर्मचारियों के साथ सहयोग करने को कहा। आयकर विभाग का सर्वे खत्म होने के बाद बीबीसी रिलीज जारी करेगा। इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर आयकर विभाग ये सर्वे कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीबीसी के अकाउंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एग्जामिन और एनालिसिस करने में लंबा वक्त लग सकता है। इस सर्वे को लेकर विपक्ष ने केंद्र पर हमला बोला। विपक्ष इसे मीडिया की आजादी पर हमला बता रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है। बीजेपी ने बीबीसी को सबसे भ्रष्ट संस्थान बताया और कहा कि विपक्ष जांच के नतीजे जांचे बिना आरोप कैसे लगा सकते हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयकर विभाग ने बीबीसी ऑफिस पर कानूनी रूप से छापे मारे। बीबीसी दुनिया का सबसे भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन बन गया है। दुर्भाग्य से बीबीसी का प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा एक ही है। वहीं बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स के सर्वे को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने चिंता जाहिर की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर कहा है कि नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में आईटी विभाग की टीम के द्वारा सर्वे चलाया जा रहा है। ये तब हुआ जब हाल ही में बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों और वर्तमान में भारत में अल्पसंख्यकों के हालात पर 2 डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज की है। बीबीसी के ऑफिस पर जारी छापेमारी के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने भी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा है कि भारत में बीबीसी के ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड की हमें जानकारी है, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत में बीबीसी के दफ्तरों में जारी इनकम टैक्स की रेट के बारे में जानकारी है, लेकिन अभी वो निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। इस बारे में जानकारी के लिए आपको भारतीय अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। इस कार्रवाई पर मैं वही कहूँगा जो सामान्यतः मैं कहता आया हूँ। वहीं ब्रिटिश सरकार के सूत्रों ने कहा है कि बीबीसी दफ्तर में आयकर की छापेमारी पर सरकार बारीकी से निगरानी रख रही है। हालांकि इनकम टैक्स की रेट पर ब्रिटेन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बीच दुनिया भर के अखबार, मीडिया, वॉचडॉग और मानवाधिकार संस्थाओं ने बीबीसी के ऑफिस पर छापेमारी की आलोचना की है। इनका कहना है कि मोदी सरकार इस छापेमारी से बीबीसी को डराने की कोशिश कर रही है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ब्लूमबर्ग के विस्तृत रिपोर्ट में लिखा गया है कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने बीबीसी पर टैक्स संबंधित छापेमारी पर खुशी जताई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सरकारी प्रवक्ता और नेता बीबीसी के खिलाफ औपनिवेशिक मानसिकता बनाए रखने का आरोप लगा रहे हैं। वो बीबीसी के खिलाफ एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्जियन ने छापेमारी को लेकर कहा है कि मोदी पर गुजरात दंगों में संलिप्तता के आरोप लगते रहे हैं और इसे लेकर अमेरिका ने उन्हें लगभग 1 दशक तक प्रतिबंधित कर दिया था। अखबार ने लिखा कि बीबीसी छोटा सा बयान जारी कर रहा है कि वो जांच में सहयोग कर रही है। ब्रिटेन की सरकार ने छापेमारी को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कतर स्थित अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में शीर्षक दिया, मोदी पर डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बीच बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेड। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, यूट्यूब और ट्विटर पर डॉक्यूमेंट्री के प्रसार को रोकने के सरकार के प्रयासों ने 2024 के आम चुनावों से पहले मोदी के लिए एक राजनीतिक संकट पैदा किया है। अधिकारियों ने भी नई दिल्ली में पुलिस के साथ मिलकर मोदी की सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद
उसके दफ्तरों पर छापेमारी की। डॉक्यूमेंट्री में देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ मोदी सरकार के व्यवहार की आलोचना की गई थी, जबकि अमेरिका स्थित समाचार एजेंसी एपी ने इनकम टैक्स के रेड को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा। एपी ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि मोदी की पार्टी के कई सांसदों ने डॉक्यूमेंट्री को देश की संप्रभुता पर हमला बताया है। सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने छापेमारी को बीबीसी की मोदी पर डॉक्यूमेंट्री से जोड़ते हुए कहा कि बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी डॉक्यूमेंट्री के बाद की जा रही है, जबकि फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी ने कहा है कि भारत सरकार इनकम टैक्स रेड के जरिए मीडिया और मानवाधिकार संगठनों को निशाना बना रही है। एएफपी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बड़े पत्रकारों, खासकर महिलाओं का कहना है कि पिछले कई सालों से उन्हें ऑनलाइन दुर्व्यवहारों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और सूत्रों की माने तो इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी की जांच को लेकर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। इनकम टैक्स की ये रेड मंगलवार को तकरीबन 12 बजे हुई और आयकर की टीम पर अब बीबीसी ने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रही है। हालांकि ये मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, इसका दावा जरूर किया जा रहा है, क्योंकि अब ये जो मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी देखा जा रहा है। बाहर के जो अखबार है वो भी इसकी आलोचना कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीबीसी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो लॉन्च की थी, उसके बाद ही ये विवाद पैदा हुआ। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आयकर विभाग की इस कार्रवाई को किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ उसके स्टेप होते हैं, क्या वो उस स्टेप के थ्रू कार्य कर रही है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। वैभव अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सैफ खान जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सर बहुत स्वागत है आपका। और दयाशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनकम टैक्स के कमिश्नर है, पूर्व कमिश्नर है, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर वैभव अग्रवाल जी आपसे है। सर, अभी तक तो कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से ही, देखिए कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिस तरह से मोदी के लिए लॉन्च की गई, उसके बाद की ये एक्शन पर रिएक्शन था। आप लोगों की तरफ से बार बार मना किया जा रहा है, लेकिन अब तो ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो अखबार प्रसारित हो रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं, यही अंदेशा जता रहे हैं। ये तो किरकिरी होने वाली बात होगी ना सर, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। अब देखिए, ऐसा है, लोगों का काम है कहना, तो लोग कहते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको इस समय करेक्ट करना चाहूंगा कि आप रिस्पॉन्सिबल मीडिया हैं और रिस्पॉन्सिबल एंकर हैं। आपकी एडिटोरियल टीम को पता होना चाहिए कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी के हिंदुस्तानी दफ्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या भारत सरकार की किसी एजेंसी ने कोई छापेमारी नहीं करी है। तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कहने से नहीं होता है कि छापेमारी करी है या नहीं करी है, भारत सरकार के कहने से होता है। तो सबसे पहले तो ये देख लें, आप समझ लें कि कोई छापेमारी नहीं हुई है। इनकम टैक्स के पास एक क्रेडिबल रिपोर्ट थी, उनके अपने सूत्रों के हिसाब से प्रोसीजर समझे आप, ठीक है। उसको ये पता चला कि भाई साहब ये मसले हैं, ये पॉइंट है, और मैं जानकर इन पॉइंट्स पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा क्षेत्र अधिकार। सर्वे के साथ साथ ये भी होता है कि सर्वे में वैभव जी कि जो वहाँ पे कर्मचारी है उनके लैपटॉप खंगाले जाएं, उनके फोन खंगाले जाएं, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल राइट्स होते हैं, सर्वे में भी होता है। इनकम टैक्स की कोई भी कार्रवाई क्वासी जुडिशियल फॉर्मेट में की जाती है। अच्छा। और उनको अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया और दे आर रेड क्वा अदर एक्ट, उसके अंदर कंप्लीट पावर दी हुई है फॉर फाइंडिंग आउट फाइनेंशियल इरेगुलरिटी ऑन द स्पॉट। डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ठीक है, ऑफिसर के पास, ऑफिसर इंचार्ज के पास। तो आप ये समझे कि, और आप ये भी समझे कि कॉपरेशन ना करना ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का या जिसके ऊपर भी सर्वे हो रहा है उसकी चॉइस नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सर्वे होने से पहले ये अग्रीमेंट किया गया है कि हम आएंगे और आपके दफ्तर को खंगालेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, तब कहाँ कैसे, चाहे वो 1 घंटा पहले बताया जाए, चाहे वो 10 दिन पहले बताया जाए, ठीक है। उसको सेटिस्फेक्शन कहते हैं। सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट इंटरनल होती है और सामने वाली पार्टी। दयाशंकर जी भी बहुत बखूबी बताने की कोशिश करेंगे, उन्हीं का मैं रुक कर लेती हूँ, बाकी गेस्ट का रुक करूँ उससे पहले। दयाशंकर जी, ये जो फिलहाल बीबीसी के दफ्तर पर, अब मैं इसको रेड कहूँ या छापे या फिर यूं कहीं कि सर्वे हो रहा है वैभव जी की भाषा में, लेकिन क्या हो रहा है सर, ये थोड़ा सा समझा दीजिए।
अभी जो कार्रवाई हो रही है उसे सर्वे कहेंगे, रेड कहेंगे, छापेमारी कहेंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जानकारी तो हमें आपके द्वारा ही मिल रही है, क्योंकि बाकी कोई और जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संविधान के आर्टिकल 265 में ये मैंडेट दिया गया है कि कोई भी टैक्स कलेक्शन जो है वो बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के नहीं होता, और उस मैंडेट के आधार पर इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्सेस का जो कोड है, जो एक्ट है, स्टैट्यूट है, वो उसको इलेक्ट किया है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने जब उसको एनाक्ट कर दिया तो एक इनकम टैक्स अथॉरिटी बन गई और उसके हिसाब से दिया गया प्रोसीजर, उसके मुताबिक वो आप टैक्स वसूल कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मैंडेट है ये सिर्फ टैक्स के लिए, ये किसी और पर्पज के लिए या दुनिया भर की और चीजें हैं उनके लिए नहीं है। इसमें जब हम सर्वे के लिए तो ये होता है कि नॉर्मली सर्वे जो है वो तब किया जाता है तब कभी ये दे रहा है वो उसके मुताबिक इस साल की वो ज्यादा हो रही है और वो होनी चाहिए ज्यादा, उसके कारण है। और ये उसके जो रिटर्न होते हैं जो क्वार्टरली रिटर्न होते हैं और जो टैक्सेस होते हैं एडवांस टैक्स वगैरह के, वो नहीं दे रहा है वो प्रॉपरली, तो उस उद्देश्य के आधार पर सर्वे कर सकते और सर्वे करने के बाद उसको समन भी कर सकते। तो सिविल कोर्ट की पावर्स है समन करने की, 139 का सेक्शन जो उसको समन देते हैं, उस समन के आधार पर जो आपके मंगवाई है, जो चीजें आप देखना चाहते हैं वो नहीं देते हैं तो आप सर्वे कर सकते हैं। और अगर ये अंदेशा हो कि मंगवाएंगे या एक दो बार पहले मंगवाया वो नहीं आएगा, सर आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि कुछ समझ आ नहीं रहा आप क्या बोल रहे हैं और मुझे लगता है हमारे जो साथ पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं पीयूष जी का रुख करूं उससे पहले सैफ जी आपका मैं रुख करती हूँ, क्योंकि अभी तो वैभव जी कह रहे थे कि देखिए आप हमें भी करेक्ट कर रहे थे और शायद आपको भी वो करेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए आपात स्थिति जैसे हालात बन गए हैं देश में। आप लोग कह रहे हैं कि जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं देश में। क्यों आप लोगों को ऐसे लगता है? एक सर्वे तो करने पहुंची है आयकर विभाग की टीम, नहीं कर सकती है क्या? कुल नेहा जी क्यों नहीं कर सकती है सर जी? जैसे सर्वे एनडीटीवी पे हुआ, भारत समाचार पे हुआ, दैनिक भास्कर के ऊपर हुआ, वायर के ऊपर हुआ, वैसे ही तो ये सर्वे है। इसमें ऐसी सर्वे में घबराने वाली बात कौन सी हो गई है ना? क्योंकि जब भी न्यूज चैनल्स ने सच्चाई दिखाने की कोशिश की है तभी उनसे ये अचानक सर्वे आ जाता है। तो सर्वे का अधिकार 265 आर्टिकल का जो है चैनल पे बोल के और उन्हीं के ऊपर जो है सर्वे किया जाता है जो सरकार के खिलाफ बोल देता है, जो सरकार की सच्चाई दिखा देता है। क्योंकि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री गुजरात की सच्चाई दिखाई जो सबको ही मालूम थी, इसकी वजह से उन पे सर्वे आ गया। एनडीटीवी ने जब सच्चाई दिखाई थी जो है सरकार की तब उन पे सर्वे आ गया था। वायर ने दिखाई थी सच्चाई तब उन पे सर्वे आ गया था। दैनिक भास्कर ने दिखाई थी तब उन पे भी सर्वे आ गया था साहब। तो नेहा जी ये कहना कि जो सर्वे आ गया था अधिकार है हमारा, बिल्कुल अधिकार है, मगर जो सरकार के खिलाफ बोले अचानक उन पे सर्वे जरूर आ जाते हैं। वो तो छोड़िए, सच्चाई ये है नेहा जी, आप पूछ रही थी कि क्या क्या दिक्कत है इसमें। मैं बताता हूँ आपको हमारी फ्रीडम रैंकिंग क्या है नेहा जी। आप एंकर है चैनल, प्रेस की फ्रीडम की रैंकिंग क्या है हमारे देश में? 2021 में 142 पे थी, आज 150वें पे आ चुकी है। और नीचे क्या शर्म की बात है या नहीं है कि जो घोटा जाता है गधा जो है हमारे चौथे स्तंभ का। और इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैं आपको, जो दर्शक जो हैं उनको बताना चाहूंगा और बताऊंगा भी कि अगर आप बोलते हैं तो आपको जो है नौकरियों से निकाल दिया जाता है। नेहा जी मैं तो ये बोलूंगा, आप मत पूछिएगा ये सवाल।
और भारतीय जनता पार्टी से तो बिल्कुल मत पूछिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको रवीश कुमार बना दें, कहीं ऐसा ना हो कि वो अभिषेक शर्मा बना दें, कहीं ऐसा ना हो कि प्रसून वाजपेयी बना दें या निधि राजदान बना दें। क्योंकि क्या सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी से पूछ कैसे लिया, क्योंकि ये एक ऐसी भारतीय दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में सरकार है कि अगर कोई इनसे सवाल पूछता है तो जो घोटाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो निकल के आ रहे हैं उन पे तो कोई रेड नहीं होती है। आर्टिकल 256 के द्वारा जो है रेड होती है, जो सवाल पूछते हैं उन पे। तो सवाल जो है अब गार्डियन पूछ रहे हैं, अल जजीरा पूछ रही है, अरब न्यूज पूछ रही है, पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, ये कुछ तो लोग कहेंगे हमारे देश की छवि खराब कर रहा है। ठीक है, देश की छवि खराब करने का काम वैभव जी ये आप लोग कर रहे हैं, मौजूदा सरकार कर रही है, और ये भी कह रहे हैं कि देखिए देश में जो चौथा स्तंभ है, जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, उसका गला घोटने का काम भी आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। जो आप लोगों के विरुद्ध बोलता है उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है, उसको लीग से हटाने की कोशिश की जाती है। अरे नेहा जी, लीग से हटाने की नहीं, गौरी लंकेश्वर को तो गोली मार दी गई। मैं कहीं ऐसा ना हो कि सच्चाई जो है दुनिया के सामने आए, इस पार्टी से निकल के, क्योंकि ये पार्टी वो पार्टी गृह मंत्री जो है हमारे देश में 3 महीने तो मदद सुन लेते हैं। अरे तरीपार सरकार जो है कोर्ट ने करवाया था उनको जो है, और मोदी जी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी इन 2 डॉक्यूमेंट्रियों में बीबीसी की निकल के सामने जनता के आया है। ठीक है, सुन लेते हैं वैभव जी। सोनिया गांधी इटली में क्या करती थी, बाहर में डांस करती थी या नहीं करती थी? ये प्रश्न पूछ के जरा बताइएगा, जनता जानना चाहती है। मैं भी वोटर हूँ भारत का। बिल्कुल गलत है, और मैं चाहूंगा आप हाथ जोड़ के माफी मांगे। अगर अपन देखिए, अगर आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या है, आप चैनल पे बैठ के सुनिए आप चैनल पे बैठ के नचनियों की पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करिए प्लीज, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं प्लीज। सेटल कर दिए हैं, उनको अपन नहीं छोड़ेंगे। मुद्दे पे रहिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में साहब आप समझे बात, आप थोड़ा सा नहीं, देखिए मैं आप लोगों से सबसे कहूंगी, देखिए भाषा की गरिमा को बनाए रखे, इस डिबेट के डेकोरम को बनाए रखे, प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए सर, है ना। नहीं, मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूँ। ठीक है, की क्या बात है इसमें? बाहर में डांस करने वाली महिला को क्या बोलेंगे? नचनिया ही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और कुछ बोलते हैं? मुझे आपत्ति है ऐसे लोगों के साथ जो चैनल पे बैठ के प्रवक्ता अपने आप को, तो फिर आप जो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो भगोड़ा आप उठ के चले जाओ, भगोड़ा आप चले जाओ। नहीं, देखिए ऐसे नहीं करिए वैभव जी, हमारे लिए सभी गेस्ट सम्मानीय। नहीं, आप भी उतने सम्मानीय हैं सैफ जी। नहीं, इस तरह से नहीं, एक दूसरे पे ऐसे बात मत करिए प्लीज, मुद्दे पे रहिए, आप लोग मुद्दे से हट जाते हैं। आने नहीं चाहिए। नहीं, तो तड़ीपार जैसे शब्द इन्होंने शुरू किए, जो मसले भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सेटल कर दिए हैं, उन मसलों पे ये कौन होते हैं? बहुत पाबंद हूँ और ये बोलना चाहता हूँ, इनकी पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय पे ये कोई कमेंट कर जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वो मैटर सेटल कर दिया है, रैंकिंग जो है छोड़ दिया है। है अभी जो मैटर चल रहे हैं उसके बारे में बात करें। ठीक है, उसी बारे में बात करते हैं। ठीक है, मुद्दे पे रहते हैं, एक मुद्दे पे रहते प्लीज। दिक्कत यहीं पे आ गई कि बीबीसी को जब कांग्रेस ने 1970 में बैन किया था, वो किस लिए बैन किया था? क्योंकि जब लुइस माले ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 1970 में, उसमें भारत की गरीबी रेखा के नीचे गरीब दिखाए थे, और वो सच्चाई उस समय भारत की इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, 40 MP से लेके उनको बैन कर दिया। निजामुद्दीन ईस्ट में रहते हैं, मार्कली से आप अगर पूछेंगे, आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने भारत चुना रहने के लिए। एक सेकंड वैभव जी बात पूरी कर ले, फिर मैं लौटती हूँ, मौका दे। जो है आप पे हो जाए, चैनल पे जो है सैफ भाई को बहुत जल्दी है, आप उनसे बात कर ले, मैं क्या करूँगा? चैनल से पूछ लिया जाए कि साहब मैं क्या करूँगा? भारतीय जनता ठीक है, सैफ जी अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए बोलेंगे। ठीक है, वैभव जी जल्दी से बात रखिए, फिर पीयूष जी का रुख करती हूँ। ठीक है, तो अब ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, है दयाशंकर जी हो, पीयूष जी हो, आप हैं, मैं हूँ, सैफ भाई हैं,
किसी भी राजनीतिक दल से सोच को बदलना जरूरी होता है देश की बदलती सोच के साथ, तभी वो अपनी राजनीति तरीके से कर पाते हैं। जिन मुद्दों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका ने उस पे बात नहीं हो रही, डिसाइड कर दिया, चौथा जो स्तंभ है उसका गला घोटने का काम आप लोग कर रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि बीबीसी ने सच्चाई बयान करी तो भाजपा ने अपनी एजेंसीज के थ्रू ये करवा दिया। भाई साहब एक आपातकाल जैसी स्थिति ला दी आप लोगों ने, क्या आपातकाल जैसी स्थिति ला दी आपने? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बोलने वाले तो बोलेंगे, उनके पास कोई और मुद्दा तो है नहीं बोलने के लिए। हाँ, यहाँ पे हम ये पूछते हैं कि अरे देखिए ये सही आचरण नहीं है। आप सही आचरण नहीं है। आप एक क्लब गोइंग प्रवक्ता नहीं, उनकी तरह मत बात करिए। अपन क्लब में नहीं बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी पार्टी में ऊपर से नीचे तक, ऊपर के 5 लोग तो कम से कम क्लब गोइंग कल्चर है, लेकिन ये भारत का चैनल है, अपन सबके साथ से बात कॉर्पोरेट कल्चर। देखिए आप लोग मुद्दे में बात ही नहीं करते हैं। ठीक है पीयूष जी का मैं रुक कर लेती हूँ, ठीक है नहीं ठीक है, मैं लौटती हूँ एक सेकंड रुक, वैभव जी मैं लौटती हूँ। देखिए मेरे को सैब से नहीं करना। अब आप मेरे से प्रश्न पूछते रहे, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा आचरण नहीं है ऐसा, मेरा चाल चरित्र नहीं है क्लब में सब लोगों के साथ एक तरह बात करना। उधर कभी कोई जिनका नाम जी से शुरू होता है वो क्लब में दिखाई देते हैं, कभी उनकी माता जी के लिए बात होती है, कभी नीचे वाले लोगों के लिए बात होती है, महिलाओं के साथ नाम जोड़े जाते हैं। मेरा आचरण नहीं है वो, ठीक है ना। मेरे सांस्कृतिक प्रभाव अपनी बातों को रखेंगे, अच्छी सी बातों को रखेंगे, हम डिबेट की गरिमा को बनाए रखेंगे वैभव जी, ठीक है। मैं पीयूष जी का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लौटती हूँ। नेहा जी लुक हूज टॉकिंग। सर जी एक सेकंड, मैं एक करके बात करती हूँ, हैंड रेज करी मौका देती हूँ। कांग्रेस पार्टी एक करप्ट पार्टी है और उनको तो अधिकार ही नहीं है बोलने के। ठीक पीयूष जी ये कह रहे हैं, अभी आपने सुना वैभव जी को, कह रहे देखिए ये कोई छापेमारी नहीं है, ये सर्वे है। जो स्थितियां फिलहाल है उसको देखते हुए क्या कहा जाएगा, सर्वे है छापेमारी है? देखिए नेहा जी, दरअसल वैभव जी की भी गलती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जो है उसी तरह करती है कि नाम मिलती जिस तरह की मुगल गार्डन को उन्होंने अमृत उपवन कर दिया है, तो नाम बदल देती है। तो रेड को उन्होंने जो है सर्वे कर दिया वो, लेकिन काम वही हो रहा है। देखिए सर्वे में ये तो जो टैक्सेशन एक्सपर्ट वो भी बता रहे हैं, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि सर्वे में आपको जो मेथोडोलॉजी अपनाई गई है, जिस तरह से जो लैपटॉप और फोन कब्जे में कर लेना, और जिससे 2 दिन चल रहा है, एक दिन जो समझ में आता है अगर आप सर्वे कर भी रहे हैं तो आज भी जो है पूरा का पूरा वो चल रहा है। तो ये सब देखिए दिखावे की बात है, नाम बदलना है क्योंकि आपको बदनामी बहुत मिल गई है रेड मारते जो है, तो आपको सिर्फ नाम बदल देना है, लेकिन काम वही होता है। और ये चीज पच्चीस शैली है मोदी सरकार की, इसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे जब देखिए, क्योंकि मोदी जी के लिए कुछ भी कहना जो है बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि इतना ज्यादा सत्ता का अहंकार है हो चुका है सरकार के अंदर कि मोदी ही सब कुछ है, क्योंकि मोदी ही भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं, मोदी ही सरकार बनवाते हैं। मोदी का आपने अभी देखिए जो बजट प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव के समय उस दिन आपने सुना होगा उनकी स्पीच, जिस तरह से वो कह रहे थे कि मैं अकेला हूँ और मुझे जनता का आशीर्वाद है। तो मोदी अपनी ही प्रशंसा खुद कर रहे थे और वो इनडायरेक्टली कह रहे थे कि मैं ही हूँ, मेरे खिलाफ हैं और मैं अकेला हूँ, यानी मैं ही जिता के ला रहा हूँ। तो जो व्यक्ति में इतना अहंकार हो वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि अगर आपकी थोड़ी सी भी कोई आलोचना कर दी जाए, जिसका परिणाम हम लगातार अपने देश में तो देख ही रहे हैं, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर का मामला हो, दैनिक भास्कर का मामला हो, वायर का मामला हो, दूसरे संस्थान है जिनका मामला हो, पत्रकारों का मामला हो जो पत्रकार बोलते हैं उनके, तो उनके खिलाफ जो मामले होते हो, तो ये तमाम चीजें हैं। अब इंटरनेशनल क्योंकि एक एजेंसी है और बीबीसी जिसकी निष्पक्षता जाहिर है, और क्योंकि वो अपनी सरकार की भी नहीं सुनती, सरकार की आलोचना करती है। यहाँ से भी हम दशकों से ये देख रहे हैं कि बीबीसी किस तरह से रिपोर्टिंग करती है, किस तरह से उनकी फिल्में होती है, डॉक्यूमेंट्रीज होती है जो एक सत्य को परिभाषित करती हुई दिखाई जाती हैं। और यहाँ भी देखिए सवाल जो है कि डॉक्यूमेंट्री है
वो कोई फिल्म नहीं है जहाँ की अपनी तरफ से बीजेपी ने मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश करी। वो डॉक्यूमेंटेशन और फैक्ट है जो कि बातचीत के आधार से बनाया गया है, जिसमें जो है कि भाजपा के पक्ष वालों को भी आवाज दी गई है और जो लोग पीड़ित थे उनको भी आवाज दी गई है। तो एक वो डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश होती है, डॉक्यूमेंट्री वही दिखाती है। तो उससे आहत होना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री से 2002 गुजरात में नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्री पूरी जो है 2014 से लेकर 2022 तक की जो मोदी जी की यात्रा है, उस यात्रा में किस तरह से जो है उनका एक पर्टिकुलर जो उनकी सरकार का व्यवहार जो है कि मुसलमानों के खिलाफ चलता है उसको उद्घाटित किया गया है। तो उससे कहीं न कहीं उनको लगता है कि हम तो यहाँ पसमानदा को जो है अपने पक्ष में करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है ना कि देखिए इस डॉक्यूमेंट्री का इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो आयकर विभाग है वो अपनी कार्रवाई कर। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सर्वे और सर्च में बहुत थिन डिफरेंस है, बहुत ही थिन। वो ये है कि सर्वे में आप जाते हैं और अगर वहाँ कोई एविडेंस आपको मिलता है जिसमें लगता है कि अब गहन छानबीन की जरूरत है, जैसे आपने जिक्र किया कि सारे एम्प्लॉयज के फोन चेक करने हैं या कोई चीज हमें सीज करनी है, लैपटॉप एक देखिए सर्वे में सिर्फ हम जो मटेरियल मिलता है इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल या बुक्स जो होती है या जो अकाउंट जहाँ लिखे गए हैं वो डिवाइसेस को हम सिर्फ इम्पाउंड करते हैं, जबकि सर्च में हम सीज करते हैं, सीज करके अपने साथ ले आते हैं और सीज करने के बाद उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं और उसमें जो जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलता है टुवर्ड्स टैक्स जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन 265 का दिया था वो इस वजह से दिया था कि बाकी चीजों पे जो बातचीत यहाँ हो रही है उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ टैक्सेशन पे बोलूंगा कि टैक्सेशन का जो पर्पज है उसी पर्पज के लिए सर्च या सर्वे हो सकता है, किसी और दूसरे पर्पज के लिए दूसरे सेक्टर के आधार पर नहीं सर्च और सर्वे हो सकता है। अगर वो होता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके लिए मैं आपको डॉक्टर पहलियानी का बहुत मशहूर केस है, इलाहाबाद में उनके यहाँ सर्च हुई थी और वो सर्च बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वेश्चन की थी क्योंकि वो ठीक से उसको करके नहीं किया था, वहाँ कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं था, लेकिन मटेरियल उठा के तब भी ले आए थे वो और सीज कर लिया था। वो सारा का सारा ओरिजिनल सीज मटेरियल वापस करना पड़ा। तो यानी कि फ्रीज नहीं किया गया तो ये सर्वे ही माने? नहीं, देखिए अभी तक कोई चीज सीज नहीं हुई है। अगर सीज हुई है, इम्पाउंड हुई है तो अलग बात है, सीज अगर की है तो वो सर्च में कन्वर्ट हो चुकी होगी। सर फिर आप जो है सर्वे को सर्च में कन्वर्ट किया जा सकता और नॉर्मली करते हैं, तो बड़ा इशू होता है तो कर लेते हैं। लेकिन अब इसमें मैं आपको बताऊं 1973 दिसंबर का एक 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, पूरन मल एंड अदर्स और वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। उस वक्त के जजेस में ये जो आज के हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उनके पिताश्री हुआ था, तो उसमें उन्होंने वो जजमेंट इस बात पर बेस किया गया है, उसमें भी सर्च क्रैश करने की रिक्वेस्ट की गई थी और उसमें यह था कि भाई इलीगल तरीके से सर्च हुई है और इलीगल तरीके से जो सर्च हुई है तो ये जो एक लॉ में एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉइजनस ट्री, यानी जब पेड़ ही जहरीला हो तो उसके ऊपर फल जो लगते हैं वो भी जहरीले होते हैं, तो नोबडी कैन एंजॉय द फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री, ये एक डॉक्ट्रिन है। तो उसके लिहाज से वो उसको कहा कि जब ये प्रोसीजर ही गलत है, इलीगल सर्च हुई है और इसमें जो कुछ भी मिला है उसका इस्तेमाल डिपार्टमेंट नहीं कर सकते उनके खिलाफ। तो 5 जजेस की बेंच ने उसको पलट के कहा क्योंकि ये इस डॉक्ट्रिन के कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, और ये एक्सेप्शन में आता है कि अगर कोई एविडेंस वहां मिल गया है और वो गलत तरीके से उपयोग किया गया है मान लीजिए, तो भी उसका इस्तेमाल हो सकता है अगर वो एविडेंस ऐसा हो जो अगर सही तरीके से कोई भी एजेंसी करती, चाहे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करती और तब भी वो इंक्रिमिनेटिंग वो भी पाती वो तो उसको कर सकते हैं, उसको ये उसमें कहा। लेकिन अगर एविडेंस नहीं मिला तो इस इलीगल तरीके से जो सर्च की गई है वो क्रैश करनी थी। ये इतना ही मुझे कहना है। और इसमें सर्च एंड सीजर का जो प्रोसीजर है वो उसका डिपार्टमेंट में
1989 का लेटेस्ट जहाँ तक याद है, वो सर्च एंड सीजर मैनुअल है, उसका एक पैरा पढ़ के मैं सुनाना चाहूंगा आपको। वो ये कहता है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सर्च एंड सीजर आर फर्स्टली टू गेट होल्ड ऑफ एविडेंस bearing on the tax liability of a person which he is seeking to withhold from the assessing authority। यानी वो उसको बुलाया गया, उसका हम देखना चाहते हैं, उसको हमें दिखा नहीं रहा, वो बताना नहीं चाहता, ये विश्वास हो जाए तो। दूसरा, द अदर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट होल्ड ऑफ असेट्स representing income believed to be undisclosed and applying so much of these assets as may be necessary in discharge of existing and anticipated tax liability। तो anticipated tax liability भी अगर कोई आती है और उसके लिए कोई एविडेंस मिल जाता है, उसके लिए ये सर्च की जा सकती है, अदरवाइज सर नहीं कर सकते। सर्वे में आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन करने वाली चीजों की कॉपी ले सकते हैं, इंपाउंड कर सकते हैं अप टू सर्टेन पीरियड, और उसके बाद मटेरियल उनको सर्टेन पीरियड के बाद वापस करना है। सर्च में उसको सीज करके ले आते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ये रहता है, ये प्रोसीजर है। अगर अभी सर्च में कन्वर्ट नहीं किया गया और कोई सर्च के इंग्रेडिएंट उसमें नहीं मिले, कोई एविडेंस नहीं मिला, तो इसका मतलब है सर्वे ही है, सर्वे चल रहा है। ठीक है, सर्वे गलत है, सही है। कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से बात रखें। क्योंकि मैं पार्ट नहीं हूँ उसमें। ये सर्वे ही है, अगर फीस अकाउंट नहीं किए गए हैं, ये जो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है, तो इसे सर्वे ही कहा जा सकता है। सैफ जी देखिए, नेहा जी जिसे ये सर्वे कह रहे हैं दयाशंकर जी, है तो वो सिरदर्दी ही किसी के लिए, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्रियां निकाल दी थी। भाई इनकम टैक्स की तरफ से ही तो है ये सर्वे बोल दो आप या रेड बोल दो, आएंगे खाते चेक करेंगे। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बीबीसी, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अडानी की तरह जिसपे आज तक छापे नहीं लगते जो हैं, या कोई उनसे पूछता तक नहीं है। सर्वे भी कब होता है, सर्वे किस स्थिति में होता है सर, ये भी समझने की जरूरत है यहाँ पर कि आखिर सर्वे किस स्थिति में होता है। दयाशंकर जी ये भी थोड़ा सा समझा दीजिए कि सर्वे जब होता है तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या पैमाना होता है, थोड़े कम शब्दों में समझाइएगा सर। देखिए, सर्वे में सिर्फ हमारे पास जो ऑलरेडी उनका रिटर्न होता है, जैसे मैंने पहले बताया शुरुआत में कि हर टैक्सिंग जो असेसी है इसके ऊपर टैक्स लगता है, जिसकी टैक्सेबल इनकम होती है, उसको हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है वो ये है कि एज सून एज यू अर्न यू मस्ट पे द टैक्सेस। तो वो आपने अर्न की और अर्न करने के बाद उस पर टैक्स, एडवांस टैक्स के तौर पे या टीडीएस के जरिए या टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के जरिए वो पैसा डिपार्टमेंट के पास आ जाना चाहिए। क्योंकि एक इनकम ऐसी चीज है जो अगर इनकम साल भर तक अगर आप वेट करते रहे कि साल खत्म हो जाएगा तब उसके बाद तो रिटर्न भरेगा और फिर टैक्स देगा, अगर उस बीच में उसने खर्च कर ली इनकम, क्योंकि टैक्स इनकम पर है, टैक्स इनकम पर है, और किसकी इनकम पर है ये भी डिफाइंड है, पर्सन भी डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट में, और इनकम भी डिफाइंड है, इनकम वेल डिफाइंड है। हर रिसीट इनकम नहीं होती और एग्जम्पशन भी होती है, डिडक्शन के बाद आती है इनकम में। कुछ गड़बड़ी का अंदेशा होता है, कुछ चीजें ऐसी मिलती है, उसके बाद ही सर्वे होता होगा ना सर? कुछ नहीं, जरूरी नहीं। अगर जो पहला, देखिए क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि पिछले साल इन्होंने लेट सपोज की 10 लाख का रिटर्न भरा, हाँ। तो हम मान के चलते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो इस बार में 12-13 लाख का रिटर्न आना चाहिए और उसके हिसाब से टैक्स आनी चाहिए जो पिछले साल किया, तो अनलेस कोई रीजन, तो वो रीजन से अगर जो एस्टिमेट करे हैं अपने एडवांस टैक्स के साथ में, उन एस्टिमेट्स में अगर गड़बड़ी, ठीक है सर, समझ गए। लेकिन सैफ जी अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर सर्वे हो भी रहा है तो दिक्कत क्या है? नहीं, सर्वे तो मैं कह रहा हूँ नेहा जी, दिक्कत यही है अनलेस सर, देखिए सर्वे जो है वो सिविल प्रोसीजर है, सिविल प्रोसीजर है, ये कोई क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं है, इसमें कोई कोर्शन नहीं होता सर्वे में। क्यों आप लोगों को ऐसी आपात की स्थिति लगने लग गई? क्यों आप? नहीं, नेहा जी मैं अब जो है दयाशंकर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री निकाली तभी सर्वे जो है आ गया,
और क्या सर्वे नहीं, ये दयाशंकर जी पाया जाता है कि उसके ऊपर कोई जरूरी थोड़ी ना, ये भी हो सकता है। नहीं, कोई ऐसा तो जरूरी नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी आपने सुना ना वैभव जी को, कह रहे हैं इससे इसका कोई लेना देना नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। मैंने सुना हाँ। सुना जो है, हाँ। मगर अचानक क्या है हाँ। कि जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रियां निकलती है तभी जो है सरकार को ये ध्यान आता है कि इस पे सर्वे करना है। सर आप लोगों ने तो ताला लगा दिया था, वो याद भूल गए क्या? नहीं साहब, हमने उस वक्त के ऊपर जब इंदिरा गांधी के टाइम के ऊपर ये हुआ था तो इंदिरा गांधी के टाइम पे तो हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने किया था ना। मगर क्या हमारी सुनिए, मगर क्या हम ऐसा गला घोषते थे जो आजकल जो हो रहा है? तो क्या किया था आपने? आपने क्या किया था बता दीजिए। बहुत सारी मिसाल, और आप यहाँ तो सर्वे ही हो रहा है, आपने क्या किया था तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आप ये पूछिए जो हाँ। बिल्कुल लगना भी चाहिए ये चीज कि आपने जो है सवाल जो है सिर्फ कांग्रेस से उस टाइम का, इंदिरा गांधी जी के टाइम का पूछा है। इस वक्त ये सवाल जो है इनसे मत पूछिए, बिल्कुल भी जो दयाशंकर जी से भी मत पूछिए कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री निकलने के बाद जो है ये इनको एकदम ही सर्वे कैसे याद आ जाता है। इनसे मत ये पूछिए कि छोड़ दीजिए, मुझे क्या पूछना है उसको छोड़ दीजिए। लेकिन सवाल तो आपसे भी बनता है ना सर, आपसे ना पूछूं मैं सवाल। इन सब का जब ये मोदी जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ जब ये निकाल के एविडेंस सामने लेके आते हैं, जैसे प्रसून वाजपेयी जी जब ये बोला जा रहा था कि जो है घर बांट दिए गए हैं, और जिन महिला की तस्वीर जो लेके जो है मोदी जी ने अखबारों में छपाया था उसका इंटरव्यू कर लिया था कि उनको घर ही नहीं मिला आज तक जो है, इसलिए उस एंकर को जो है न्यूज चैनल से निकाल दिया। तो ये सच्चाई है। मैं जिस मुद्दे पे हूँ आप उसको जवाब नहीं देते हैं, वही दिक्कत है ना, ये विडंबना है सर। नहीं आप बचते हैं, आप लोग ना, आप सभी बचते हैं। नहीं जो सवाल पूछा जाता नहीं आप मत ऐसे करिए ना। मुझे ये बताइए 1970 में वो आपात स्थिति नहीं थी, आज आप लोगों को आपात स्थिति क्यों लगती है? नेहा जी मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप बिल्कुल आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, मगर मुझे एक चीज बोलिए, क्या गलत जो है बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है? आज आप जानती है देश के हालात क्या है? आप जानती है पीयू की डॉक्यूमेंट पे आ गए। मैं 1970 की बात कर रही हूँ। नहीं जवाब दीजिए, बच रहे हैं आप जवाब। SHI का इंडेक्स कहता है 8.9 की रैंकिंग है, 10 सबसे खराब माना जाता है। आप जानती है ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन जो है 41% बढ़ चुके हैं। 822 कम्युनल वॉयलेंसेस जो है खुद पार्लियामेंट में यूनियन हंसराज जो उनके भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर है उन्होंने जो दर्ज करवाया है। और रोम की व्यक्तिगत न्यूज जो है, अगर मैं आपको बताऊं, एंटी माइनॉरिटीज एक्टिविटी 736 जो है इस वक्त खुद अटैक जो है क्रिश्चियंस के खिलाफ जो सत्ता में नहीं होते ना सर, तब ये दिक्कतें दिखाई देती है। जब सत्ता में होते हैं तो आप भी वही काम कर देते हैं, दिक्कत तो वही है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते। फिर उसके बाद उसका नतीजा क्या हुआ था ये भी आपको पता है। और खुद माइनॉरिटी कमीशन कहे तो नेहा जी, अगर खुद माइनॉरिटी कमीशन कहे डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट्स बाय भारतीय जनता पार्टी के लीडर, आज तक कोई एक्शन नहीं उठाया गया। फिर मुद्दे से आप भटक रहे हैं। खुद माइनॉरिटी कमीशन कह रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है वैभव जी ये कह रहे हैं, देखिए ये जो छापा है या फिर आपके लैंग्वेज में सर्वे, दयाशंकर जी भी कह रहे हैं देखिए अभी तक अकाउंट अगर सीज नहीं किए गए या फ्रीज नहीं किए गए तो ये अभी सर्वे ही कहा जा सकता है। ठीक है, सर्वे कह लेते हैं, लेकिन अब सवाल इस बात। हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बाकी बहस है हाँ वो एक्चुअली प्रीमेच्योर है। हाँ पहले इसको कंक्लूड होने दीजिए और उसके बाद देखिए कि एविडेंस क्या है। बिल्कुल, अगर वो एविडेंस आजादी जी के लिए भी बोल दीजिएगा, इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है, टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है, तो फिर इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं ये गलत हुआ। और अगर गलत तरीके से कोई आपने किसी को तंग किया है तो उसके बाद आप निकाल सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अभी तो देखिए नहीं, ये बिल्कुल सही है। जो सवाल उठेगा मैंने आपको बताया कि अगर गलत तरीके से पूछते हैं और अगर कोई एविडेंस मिल गई है ऐसी जो टैक्सेशन के लिए फायदेमंद है, टैक्सेशन में उन्हें पता चला है कि जो भी सवाल उठाएगा सरकार से तो फिर सर्वे हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो मैंने जिक्र किया, दिसंबर 1973 का डिसीजन है, पूरनमल एक्सेट्रा वर्सेस डायरेक्टर ऑफ ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है एविडेंस नहीं मिलते हैं और आपके अगेंस्ट आपको लगता है आपका वक्त खराब किया गया और आपको बेकार वजह परेशान किया गया तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है पीयूष जी, फिर ये तो चीजें आपके सामने है, स्पष्ट है, कुछ गड़बड़ी की होगी तो आप फंसेंगे, नहीं की होगी तो डरने की जरूरत नहीं है, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है।
और उसके खिलाफ आवाज भी उठाई जा सकती है। फिर आज क्यों ऐसा लग रहा है कि देखिए चौथे स्तंभ का गलत घोटा जा रहा है, या फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो खतरे चौथा में स्तंभ है ही नहीं वो। बिल्कुल खत्म कर दिया है यूपी भारतीय जनता पार्टी ने। सही कह रहे हैं ये नेहा जी, दरअसल नेहा जी इन्होंने बिल्कुल सही कहा, चौथा स्तंभ है ही नहीं है, यूपी खत्म कर दिया है। कि कुछ अगर आलोचना होती है सरकार की तो इस तरह से खत्म होते हैं, चाहे ईडी का हो चाहे इनकम टैक्स का हो। ये एक पैटर्न बन गया है मोदी सरकार के शासनकाल में। इसलिए देखिए डर कोई नहीं रहा, डर बीबीसी वाले भी नहीं रहे हैं और वो पूरा सहयोग कर रहे हैं वो। लेकिन ये जो लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये सरकार का जो एक पैटर्न बन गया है बिहेवियर का, कि अपने खिलाफ कोई आलोचना हो, अगर आपके खिलाफ कुछ कहा जाए या मोदी जी की आलोचना की जाए तो आप जो है ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। और ये तो लगातार हो रहा है। अब तो देखिए मोदी सरकार साथ साथ इसका एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी है। इसको आपको समझना होगा कि मोदी सरकार एक मैसेज भी देना चाहती है। मोदी सरकार अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने घर के जो उनका इलेक्टोरेट है, जो उनके अंधभक्त हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, कि देखो हम किसी से नहीं डरते हैं। पहले वो ये इस तरह का प्रोजेक्शन करती है कि देखिए विदेशी जो न्यूज चैनल है, विदेशी अखबार हैं जो है वो भारत पे आक्रमण कर रहे हैं, वो भारत के अस्मिता पे, भारत की सार्वभौमता पे आक्रमण कर रहे हैं। अगर मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस तरह का एक प्रोजेक्शन किया जाता है, उसके बाद इस तरह का एक्शन लिया जाता है और ये दिखाया जाता है देखो मोदी सरकार सबसे लोहा लेने में सक्षम है। ये जो है सबसे बड़े बड़े कोई भी हो, भारत का मीडिया तो छोड़ो, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भी ये लुभा ले सकती है। और उसको तो ये एक्शन कुछ पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी है इनके, जिसको समझने की जरूरत है। तो सरकार जो है अपने फायदे के लिए हर चीज कर रही है, उसमें चाहे लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या हो रही हो, सरकार को लेना देना नहीं है। क्योंकि 90% जो मीडिया है भारत का, उसको सरकार जो है अपने प्रभाव में ले चुकी है। वो उसको मूक बना दिया है एक तरीके से, बिल्कुल तरीके से। 10% मीडिया है वो निश्चित रूप से सरकार की जो कमियां हैं उनको उद्घाटित करता रहता है, उसके लिए उसको पनिश भी किया जाता है। ठीक है, इसे अब कितना मजा आ रहा है इस तरह एक्शन लिया जा रहा है। मोदी सरकार को ये लगता है कि वो जो कर रही है जनता उनको वोट दे रही है, भारतीय पार्टी को वोट दे रही है, मोदी जी को वोट दे रही है, कुछ भी सब कुछ बोलेंगे, सही है, सब कुछ सरकार और इस तरह से अपने अहम की दृष्टि जो है वो सरकार और लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, आप सुनिए जरा थोड़ी देर है, कोई नियम कानून का कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जनता का वोट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 40 से 45% लोगों का वोट उनको मिल रहा है, वो चौथा स्तंभ नहीं है बिना उनकी आलोचना किए हुए। तो उनको लगता है कि वो इस दुनिया को भी जीत सकते हैं। नहीं, वो तो कह रहे, देखिए वो कह रहे कोई चौथा स्तंभ नहीं है, ये बीबीसी जो है वो कोई चौथा स्तंभ नहीं है। आपको बता रहा हूं, आप लोग बिल्कुल अज्ञानियों की तरह, अनपढ़ों की तरह बात कर रहे हैं, जो चीज है नहीं। देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, नेहा जी फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं वैभव जी, इस तरह से नहीं। आप पीयूष जी को जानते हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, हम लोग सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, इस तरह से मत बोलिए। चाहिए इन्हें जो है ऐसे इस्तेमाल करते हुए 14 पत्रकार के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोग आवाजों में सबसे पहले माफी मांगेंगे, कि आप मेरे को सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मोदी के ऊपर गोली आपका एजेंडा है। अरे एजेंडा है, अगर कोई काम नहीं, क्या आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं सर? ये किसी एजेंडे के थ्रू कोई काम नहीं हो रहा, इस तरह से चीजें मत कहिए। निष्पक्ष तौर पे चीजें दिखा रहे हैं, आपको बोलने का मौका मिल रहा है, सबको बोलने का मौका मिल रहा है, किसी एजेंडे के थ्रू थोड़ी चल रहे हैं सर। कैसी बात आप कर रहे हैं? बाकियों ने बोल लिया, बाकियों ने बोला, आपको भी तो बोलने का मौका, आप हैंड रेज करिए, मैं मौका देती हूँ, बोलिए। मैं और सुन लेता हूँ। नहीं बोलिए ना सर, ऐसा बोले आप? नहीं बोलिए, लेकिन कोई अनपढ़ है, कोई गवाह, इस तरह की चीजें मत बोलिए ना सर, अच्छा नहीं है ये, अच्छा नहीं। नेशनल टेलीविजन पे आप भी बैठे, आवाज से ही प्रेम मग्न हो गया। नहीं, गलत तरीका है ना सर, अगर हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो ठीक नहीं है ना। वो वरिष्ठ पत्रकार है, पीयूष जी बहुत सम्मानित है हमारे लिए, इस तरह की चीजों को मत बोलिए। बहुत बढ़िया बात है, वो मेरे लिए भी सम्मानित है। लेकिन मैं अज्ञान का भांडा तो माफी मांग लीजिए, एजेंडा क्यों है, तो माफी मांग लीजिए उनसे अभी चैनल पे। आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, माफी मांगिए अभी। मैं नहीं कर सकता सैफ जी, एक सेकंड सैफ जी, सुन लेते हैं एक एक करके हैंड रेज करिए, मौका देती हूँ ना, ऐसे नहीं, इस तरह नहीं कर सकता मैं। नहीं
नहीं, ठीक है, रखिए अपनी बात। क्या मतलब, क्या भाजपा गवारों की तरह बात कर रहे हैं? ये देखिए फिर नेहा जी, मैं ये कह रहा हूँ फिर ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी ऐसे को बिठाइए जो ऐसे शब्द जो है इस्तेमाल न करें एक सम्मानित चैनल पे। मैं लाइव टीवी पे बोल रहा हूँ। नेहा जी, आप जो कह रहा है आपसे गुजारिश है, फिर ऐसे शब्द जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता ऐसे लोगों को क्यों चैनल बिठाता है जो अपनी मर्यादा, अपनी भाषा पे समाज जो है लगाम नहीं लगा सकते जो है। मैं समझ सकता हूँ कि शायद परवरिश में कोई ना कोई कमी रही होगी, मगर चैनल की मर्यादा जो है उसे मेंटेन करके चलो। भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए डिबेट के डेकोरम को मेंटेन रखिए सर। और ठीक है, जोश में रहिए, लेकिन जोश में होश खोना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं दयाशंकर जी, नहीं, गलत बात नहीं, सही भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संयमता के साथ आप उनको बोले जा रहे वो सरकार की ऐसे नहीं, आप रखिए ना, आप हैंड रेज करिए, मौका देती हूँ, आप बोलिए, आप अपनी, ये तो फिर सर ये आक्रोश, ये गुस्सा, नहीं ये गुस्सा वैभव जी, नहीं गलत तरीका है ना, आप किसी को अनपढ़ नहीं कह सकते ना वैभव जी, ये सही तरीका है क्या? अब आप सुनने की क्षमता है, मैं माफी मांगूंगा अगर मैं गलत हूँ तो। रखिए अपनी बात रखिए, लेकिन आप किसी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नीचा नहीं दिखा सकते सर, उसका हम खंडन करते हैं। सुनने की क्षमता है क्या? नहीं, सुनने की क्षमता है, और आपको हमेशा सुनते हैं, आप पहली बार डिबेट में नहीं बैठे हैं वैभव जी। चल रही है, अब अपन सुन लेते हैं। हाँ, पॉइंट है, नहीं सुनिए, सुनाइए पूरी तरीके से, लेकिन उसके साथ साथ सुनने की भी क्षमता रखिए, वो अच्छा लगता है। सबसे पहले जिस कंपनी पे सर्वे हो रहा है उसका नाम है BBC मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वो नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है, कमर्शियल एंटिटी है। ठीक है, जैसे मेरी और आपकी कंपनी है, किसी और की कंपनी है, सैम की कंपनी है, वो सारी एक कमर्शियल एंटिटी है, नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लें इस बात को। ठीक है, दूसरी बात, BBC मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को हिंदुस्तान में अपनी कंपनी के हिसाब से जिस कंपनी का सर्वे हो रहा है उस कंपनी में जर्नलिज्म करना अलाउड नहीं है। वो कंपनी क्या काम करती है वो भी सुन ले। मैं बता रहा हूँ, जानकारी मेरे पास है, आपके पास नहीं है, तो सुनने की क्षमता रखें। वो कंपनी क्या काम करती है, वो कंपनी, और मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, हाँ, ROC की साइड से, आपको होमवर्क करना चाहिए था। सबसे पहली तो उस कंपनी का ऐसा क्या धंधा है कि एक जर्नलिज्म वाली कंपनी 5 करोड़ का पेड अप कैपिटल रखती है अपने पास। 5 करोड़ का पेड अप कैपिटल यानी मार्केट कैप में 5000 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है वो कंपनी। ठीक है, सुनिए आप एक बात। अब ये क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्डेड मीडिया, DVD, ऑडियो, CD, कैसेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और मार्केट में बेचते हैं, उसका लाइसेंस है। हिंदुस्तान में नहीं बेचते हैं क्योंकि ये 100% ओन सब्सिडी है BBC UK। समझ लो इस बात को। आप लोग जो पेडल करते हैं, आप लोग क्या बात कर रहे हैं, आप क्या है, आप जर्नलिस्ट है नेहा जी, आप लोग क्या बात कर रहे हो, और POC से तो मेरे को उम्मीद ही नहीं थी। आप क्या बात कर रहे हैं कि सर्वे बोल लेते हैं, रेड बोल लेते हैं। अरे भाई साहब, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं बन जाता। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि बात तो वही है, जैसे मुगल गार्डन का नाम बदल के आपने अमृत उद्यान कर दिया, नाम ही बदलते हैं, बस काम वही होता है। बात कर रहे हैं, ठीक है वैभव जी, अब आपने बोल दिया, अपनी बात रख ली है, अब आपने अपनी बात रख ली है। अब दयाशंकर जी का मैं रुक कर लेती हूँ। दयाशंकर जी, अब ये बताइए कि आयकर विभाग पर, ये सरकारी एजेंसीज पर, ये सरकार का कितना दबाव रहता है? क्योंकि बार बार इस बात को कहा जाता है, देखिए कि सरकार अपने हिसाब से इन्हें नचाती है, सरकार अपने हिसाब से रेट डलवाती है, सरकार अपने हिसाब से काम करवाती है, नेताओं को परेशान करवाती है, बाकी तमाम चीजें, कितना दबाव रहता है सरकार का? देखिए, मैं आपको अभी 2 बातें और कहना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो बहस हो रही है, ऐसी बहस तो होनी चाहिए, और जब कंक्लूजन हो जाए इसका प्रोसीजर का, सर्वे या सर्च का, तो इसके बाद फिर एक आप कराइएगा इसको। बिल्कुल। एक बात जो कह रहे हैं, जो ये चर्चा उठी कि साहब ये मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है या नहीं, सरकार का कितना दबाव रहता है ऐसी एजेंसीज पर? प्लीज एक मिनट वेट करिए। मैं बताना चाहूंगा कि 1982 में UPSC का एग्जाम देकर के आप गए हैं और मीडिया को चौथा स्तंभ मानते हुए ही आए और लिखते हुए आए हैं। एक्सेप्टेड है ये कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया ही है, पत्रकारिता ही है, और इसमें 2 राय नहीं।
दूसरा ये है कि जो केशवानंद भारती का जो सबसे मशहूर केस है, उसमें जस्टिस एस.ए. सेलट ने गुजरात में जाकर के अपने लेक्चर्स दिए उसके बेस पे, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि ब्रूट मेजॉरिटी आ जाए पार्लियामेंट, तो कानून तो कुछ भी पास हो सकता है, प्रोसीजर में कुछ भी हो सकता है, किसी की बात कुछ भी मानी जा सकती है, नहीं मानी जा सकती, ये सिचुएशन आ सकती है। तो उसमें चौथा जो आपका खतरा है, उसकी महत्व को उन्होंने उजागर किया है, और साथ ही साथ जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को और पार्लियामेंट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेजोरिटी के साथ सरकार आती है तो दबाव रहता है, वो कुछ भी कर सकती है, ये आप कह रहे हैं? दयाशंकर जी को 2011 देखिए, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह पाऊंगा इस बात को, मैं अब डिपार्टमेंट में नहीं, लेकिन जब तक मैं डिपार्टमेंट में था तब तक मैंने इस तरह की बात नहीं सुनी, लेकिन तब ऐसी प्रूफ मेजॉरिटी भी नहीं थी। कांग्रेस सरकार ने अरेस्ट किया इनको। तो उसके बाद से जब ये है कि जब ऐसी मेजॉरिटी आती है, उस मेजॉरिटी को ध्यान रखना चाहिए। और राघव जी, आज आप बहुत गुस्से में, क्या बात है? थोड़ा पानी वानी पी लीजिए सर। नहीं क्या सरकार में क्या है? ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से बातों को, वो सरकार के दबाव में अरेस्ट हुए थे क्या? तो बोलेंगे ना अभी, मैं भी सुनूं जरा। देखिए, ये सारे वो एक अलग इशू है ना सर, वो एक अलग इशू है। नहीं, उसको आप इससे मत जोड़िए। चलिए, मेरे पास वक्त की भी कमी है क्योंकि वक्त भी ज्यादा हो गया है, माफ कीजिएगा, मैं और वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।